हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर आपका स्वागत है एक्सप्लोरिंग जियोलॉजी यूट्यूब चैनल पे। और जियो टॉक्स में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर ओम प्रकाश ठाकुर, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र। सर बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद। सर सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शक आपकी एकेडमिक जर्नी के बारे में जाने, तो आप अपनी एकेडमिक जर्नी के बारे में बताइए। आपकी एजुकेशन कहाँ से रही? और मेरी एकेडमिक जर्नी जो रही है वो जो बैचलर डिग्री है मेरी BSc, दैट इज़ फ्रॉम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, एंड देन आफ्टर आई डिड माई MSc इन अप्लाइड जियोलॉजी फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, एंड देन देर आफ्टर आई डिड माई PhD इन कोलैबोरेशन विद बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी लखनऊ। तो सर आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और आपका जो यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि आप के जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे जियोलॉजिकल स्टूडेंट्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं और उसके बारे में थोड़ा सा। हाँ, कोर्सेज जो हमारा अगर मैं बात करूँ, जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था जियोलॉजी MSc कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी पर, तब हमारा डिपार्टमेंट रन होता था एज ए अर्थ साइंसेज करके। तो उसके बाद क्या हो गया, ये बाइफर्केशन हुआ, इसमें ये जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स अलग अलग डिपार्टमेंट चल रहे हैं इस टाइम पे। और तब हमारे पास चलता था MTech अप्लाइड जियोफिजिक्स एंड MSc अप्लाइड जियोलॉजी। अब हमारा जो इंडिपेंडेंटली जो हम रन कर रहे हैं जियोलॉजी में, तो उसमें MSc 2 ईयर कोर्स है और साथ में हम MTech अप्लाइड जियोलॉजी 5 ईयर कोर्सेज चला रहे हैं, जिनमें अगर बात करें हम स्कोप की तो बहुत मतलब अच्छे से बच्चे प्लेस हो रहे हैं, MSc जियोलॉजी वाले भी प्लस MTech अप्लाइड जियोलॉजी वाले भी। जी, तो यहाँ पे एक अच्छी जानकारी ये है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जियोलॉजी के साथ साथ जियोफिजिक्स की स्टडी करने की भी अपॉर्चुनिटी है, MTech इन जियोफिजिक्स। और मैं आपसे सर आपके रिसर्च एरिया के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा कि आपका रिसर्च स्पेशलाइजेशन क्या है उसके बारे में। मेरा रिसर्च स्पेशलाइजेशन जो है वो दैट इज़ एक्चुअली पैलिनोलॉजी एंड that is related to this hydrocarbon prospecting। जो पैलिनोलॉजिकल एप्लीकेशन है वो हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन के लिए कैसे यूटिलाइज की जा सकती है, तो इस पे मैंने काम किया हुआ है। जो मेरा स्टडी एरिया रहा है दैट इज़ पैलिनोलॉजी एंड स्ट्रेटिग्राफी ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, और कुछ पार्ट उसमें यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट का था हरियाणा का, जो कि वहाँ की रॉक स्टडी करी थी मैंने। उसके बेसिस पे हमने इंटरप्रेट किया था कि क्या वहाँ पे हाइड्रोकार्बन पोटेंशियल है या नहीं है, तो वो मेरा मेन था उसमें इंटरप्रिटेशन करना। जी, जैसे कि सर बीइंग हरियाणवी मैं अगर बात करूं तो हरियाणा में जियोलॉजी हर कॉलेजेस में आपको एज ए सब्जेक्ट पढ़ने को नहीं मिलती, देखने को नहीं मिलती। तो हिमाचल के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा, वहाँ पे किस तरीके का प्रोस्पेक्टस है अगर कॉलेज लेवल पे हम बात करें। ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा। जिस टाइम पे मैंने MSc अप्लाइड जियोलॉजी कुरुक्षेत्र में एडमिशन लिया, तो उस टाइम पे वहाँ पे हिमाचल में हमें थोड़ा बहुत नाम सुना था, लेकिन हमें नहीं पता था कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। तो आज की बात करूँ मैं अगर, तो हिमाचल में तब हमारे पास एक था PG डिपार्टमेंट धर्मशाला में, वहाँ रन होता था MSc। तो हमें बाद में पता चला कि वहाँ पे है ये कोर्स, जब यहाँ एडमिशन लिया मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। लेकिन आज की डेट में एक खुशी की बात यह है कि इस टाइम पे 5 कॉलेजेस में हिमाचल प्रदेश में जियोलॉजी शुरू हो चुका है, तो बहुत बड़ी बात है। तो अभी न्यूली अपॉइंटेड भी हुए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ पे 2 साल पहले, तो अभी और उन्होंने अभी अपॉइंट करने हैं, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी है हमारी जियोलॉजी के लिए। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि आपका रिसर्च स्पेशलाइजेशन जो है माइक्रो पैलेंटोलॉजी, और बीइंग ए जियोलॉजिस्ट अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो पैलेंटोलॉजी माइक्रो पैलेंटोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा समझने में मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम कहीं ना कहीं होती है, टफ एस्पेक्ट जिसको हम कह सकते हैं। हाँ। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए पैलेंटोलॉजी को, ताकि वो उसको ईजिली समझ सकें। बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बहुत जायज़ है। होता क्या है कि जब भी बच्चा आता है या हम इन जनरल बात करते हैं, पैलेंटोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दैट इज़ लीस्ट मतलब इंटरेस्टिंग बच्चों के लिए, जबकि ऐसी बात नहीं है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इतना टफ नहीं है।
वो टफ इसलिए लगता है उनको लगता है कि फॉसिल्स के नाम ऐसे हैं जो कि एक तो दैट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस। Yes, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइए, आप स्पेसिफिक नाम पे मत जाइए, उसके जेनरिक पे मत जाइए, आप कंसेप्चुअल नॉलेज को अपना थोड़ा सा क्लियर कीजिए। तो इसमें कुछ नहीं है, जो आज की डेट में आप बाहर देखते हो लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, ठीक है, उन सब के बारे में आप जानते हैं, आपको ये पता है कौन सा एनिमल्स कहाँ रहता है, कौन से प्लांट्स कहाँ होते हैं। सिमिलरली वही प्लांट्स या एनिमल्स अगर वो किसी वजह से, ठीक है, सडन बरियल होता है उनका, दे गेट्स कन्वर्टेड इनटू फॉसिल्स, वो जो फॉसिल्स जब प्रिजर्वेशन होने के बाद हम उसको एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, रॉक स्ट्रेटा में हमें मिलते हैं, अगर उनकी स्टडी करते हैं हम फाइंड आउट करते हैं कि है क्या ये प्लांट का रिमेन है या एनिमल का रिमेन है। तो आप एनिमल का रिमेन, आप इंटरेस्ट आपका बनेगा उसमें, एनिमल है तो कौन सा एनिमल है, क्या वो कोई ऐसा एनिमल है जो कि समुद्र में पाया जाता है आज की डेट में इस तरह का कोई क्रिएचर, या वो फिर टेरेस्ट्रियल में मिलता है, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं, आपको पता है कई ऐसे शेल की बात करें, मोलस्क की बात, इतना तो शायद थोड़ा बहुत जानते ही हैं सारे, मोलस्क क्या होते हैं, फिश क्या होती है, रेप्टाइल्स क्या होते हैं, ये बेसिक नॉलेज चाहिए आपको, ज़्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, वो धीरे धीरे आप ग्रेजुअली जो है ना अपने को और ज़्यादा एडवांस लेवल पे जा सकते हो। ये आपको बेसिक चीज़ें पता है तो आपको वो रिमेन्स मिलते हैं, तो उससे क्या करोगे आप, प्रेजेंट इज़ द की टू पास्ट, जो आज आप देखते हो आप उसी को ट्रेस करते हो, आप पास्ट की स्टडी कर सकते हैं। तो आपको अगर वो एनिमल्स मिल रहे हैं, वो जो एनिमल मिल रहा है हमारे को, वो हमें बहुत कुछ बताता है, हिस्ट्री भी बताएगा, वहाँ का एनवायरनमेंट भी बताएगा, और साथ में आपका जियोग्राफी बताता है। वो जियोग्राफी इसलिए बताता है कि जियोग्राफिकल लोकेशन आपको पता है कौन से एनिमल्स या प्लांट्स किस क्लाइमेटिक रीजन में रहते हैं। क्या आपको ये पता है क्लियरली कि आपका इस टाइम पे इक्वेटोरियल रीजन पे गर्मी ज़्यादा होती है तो वहाँ पे कौन से प्लांट्स ग्रो करते हैं, या वहाँ पे कौन से एनिमल ज़्यादा रहते हैं। दूसरी तरफ आता है आपका एक्सट्रीम कोल्ड, जहाँ पे पोलर रीजन है, पोलर रीजन में आपको पता है पोलर रीजन में कौन से एनिमल मिलते हैं। अगर आपको ऐसे रिमेन्स मिलते हैं किसी स्ट्रेटा में, आप उसके बेसिस पे ये बता सकते हो कि ये जो एरिया है ये कभी इतना कोल्ड क्लाइमेट होना चाहिए यहाँ पे। तो वो क्या शो कर रहा है आपको, अर्थ का पैलेयोजियोग्राफी, कि यहाँ की जियोग्राफिकल लोकेशन जहाँ से ये मिल रहा है, ये जियोग्राफी का मतलब कि इसका लैंड मास यहाँ नहीं था, या ये ओशन यहाँ नहीं था, इसका मतलब है ये कहाँ पे था। अगर पोलर रीजन पे कोई चीज़ हमारे को मिल रही है जो कि कोल्ड क्लाइमेट में रहती है, इसका मतलब वो पोलर रीजन पे रहा होगा। इससे क्या पता चलता है हमारे को, अर्थ जो जब से फॉर्म हुई है, तो ये जो है अर्थ की जो भी लैंड मास है या ओशन है, वो डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज़ नॉट सिमिलर, जो आज है वो पास्ट में नहीं था। इसका मतलब है कॉन्टिनेंट्स मूव करते रहे हैं। तो ये कॉन्टिनेंटल थ्योरी है जियोलॉजी में, आप जो बेसिक अगर जो भी जियोलॉजी पढ़ेगा तो उसको पता है, जियोग्राफी वाले भी जानते हैं कि कॉन्टिनेंट हमेशा मूव करते गए हैं, आज जो है वो कल नहीं थे। तो वो कॉन्टिनेंटल थ्योरीज को अगर ज़्यादा समझना हो तो आपको फॉसिल्स का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि प्लांट्स और एनिमल जो प्रिजर्व हुए हैं वो क्लाइमेट को शो करते हैं, ठीक है, और जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे वो कि किस क्लाइमेट में पॉसिबिलिटी है इसकी। अगर मेरीन ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं आपको, फॉर एग्जांपल मैं शेल की बात की, शेल आपको तो मेरीन शेल्स हैं कुछ, है ना, तो वो मेरीन शेल्स आपको मिल रहा है, कोई फिश है सपोज कर लो, फिश जो आपको पता है ये हमारे को फ्रेश वाटर में नहीं मिलती है, ये मिलती है हमारे को किस में, मरीन में। तो वो आपको सपोज कर लो हिमालय में मिल रही है, कहीं हिमालय में आप मान लो विजिट करने गए तो वहाँ पर आपको दिख रहा है कि किसी स्ट्रेटा में जो है आपको फिश का फॉसिल मिला, ठीक है। अब वहाँ बात आती है, वो फिश भी आपको पता है ये स्पेसिफिक है भाई, ये तो मरीन में मिलनी चाहिए। अब फिश मरीन से लेकर अपने आप तो ऊपर नहीं जा सकते, ऊपर से ड्रिफ्ट होकर मरीन में जरूर जाएगी। इसका मतलब है आप इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हो कि ये जो हमारे को रिमेन मिल रहा है फिश का, ये इसका मतलब है इस रीजन में कभी ओशन रहा होगा। तो ओशन रहा है तो इसका मतलब कोई थ्योरी रही होगी कि जब मैंने कहा कॉन्टिनेंट मूव करते गए हैं, तो इसका मतलब है कभी जिस एज के वो सेडिमेंट्स, उस एज में वहाँ पे बहुत बड़ा ओशन रहा है, वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो वहाँ पे कॉन्टिनेंट नहीं था, तो हुआ क्या, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग हो रही है। कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट करते करते क्या हुआ कि कॉन्टिनेंट आपस में टकराते गए, जो बीच का ओशन था वो रिसीड हो गया, तो वो क्या हो गया, कॉन्टिनेंट जब आपस में टकराए दोनों तो वहाँ पे बल्जिंग हुई अपवर्ड, तो उसने क्या कर दिया, एक हाई रेंज ऑफ माउंटेन बनाया। जो ओशन था, ओशन में सेडिमेंट्स तो वैसे ही हैं, उसमें प्रिजर्व्ड ऑर्गेनिज्म भी वैसे ही हैं जो कि फॉसिलाइज हो चुके हैं, वो जब सरफेस पे आएंगे अपलिफ्ट होके माउंटेन में, वहाँ आपको मिल रहे हैं, तो वो आपको इंटरप्रिटेशन में हेल्प करते हैं। इसलिए कोई पैलेंटोलॉजी से डरने की जरूरत नहीं है। आप स्पीशीज स्पेसिफिक नाम पे मत जाइए, आप उसके बेसिक कंसेप्ट पे जाइए कि एनिमल की रिजेम्बलेंस किस चीज़ से है। प्लांट्स है तो क्या प्लांट्स कैसा लग रहा है आपको, इतना बेसिक सारे जानते हैं, ये कॉनिफर प्लांट्स है,
ये वाला एल्गी है, ये फंगस है, ये ब्रायोफाइट्स है, ये टेरिडोफाइट्स है। आपको पता है एल्गी कहाँ मिलती है ज़्यादा? जो कि एक्वेटिक उसमें मिलती है, आपको ओशन में मिलेगी। तो अगर आपको एल्गल चीज़ें मिल रही है, आपको पता है कि टेरेस्ट्रियल नहीं रहा है यहाँ की कंडीशन, यहाँ का क्या रहा, वाटर बियरिंग मतलब वो रहा है ये जी, है ना, बेसिन। तो वो सब चीज़ें आपने इंटरप्रिटेशन बहुत हेल्प करती है। सिमिलरली आप पढ़ते हो कि मिनरल रिसोर्सेज की बात करते हैं। मिनरल रिसोर्सेज में एक है आपका फॉसिल फ्यूल, जिसमें पेट्रोलियम आता है, आपका जी, कोल आता है, ठीक है। इन सब को बनने के पीछे जो मेन कंट्रीब्यूशन दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि फॉसिल्स हैं, जो फॉसिलाइज हो गया, उनका रोल है। उनका रोल का मतलब है कि हमें पता है कि हाइड्रोकार्बन किससे बनता है? फॉसिल से बनता है। फॉसिल्स कौन से हैं? माइक्रोस्कोपिक साइज के। उनमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन रहता है हाइड्रोकार्बन बनने में वो रहता है माइक्रोस्कोपिक, जिसको मैंने कहा एल्गल है, एल्गी है। कुछ एक और है फाइटोप्लैंक्टन का नाम दें। फाइटोप्लैंक्टन का मतलब होता है जो पानी में तैरने वाले हैं, जो कि सनलाइट लेते हैं और अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। वो जो है हमारे को ओशनिक, जो ट्रांजिशन की बात करें हम, ठीक है, तो शैलो मैरीन की बात करें जहाँ तक लाइट पेनिट्रेट करते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं वो जब उनकी डेथ होती है, दे गेट्स बरीड इन द सेडिमेंट्स, ठीक है। तो सेडिमेंट्स में जब बरी होंगे, फास्ट बरियल होगा, ऑक्सीजन से कट होगा, तो वो क्या करके मैच्योरेशन के बाद हाइड्रोकार्बन जनरेट करते हैं वो। तो वो जो, अगर आपको ये पता है कि एल्गी डोमिनेटिंग है, तो अगर आप उन सेडिमेंट्स की स्टडी करोगे, अगर वो डोमिनेंस है उसकी फाइटोप्लैंक्टन्स की, तो दैट इज द प्रॉमिसिंग साइट फॉर हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन। तो उससे क्या होगा, आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हो कि यहाँ पॉसिबिलिटी, यहाँ पे हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। और जब आप सोर्स रॉक बोलते हैं हम, जिसमें वो प्रिजर्व थे, तो वो सोर्स रॉक जो क्या वो इतना ऑर्गेनिक मटेरियल कंटेन कर रही है कि हाइड्रोकार्बन जनरेट किया होगा उसने, तो वो आप फाइंड आउट करोगे एज ए जियोलॉजिस्ट या एज ए पैलेंटोलॉजिस्ट, माइक्रो पैलेंटोलॉजिस्ट बात करें हम। और दूसरी बात है, कोई भी फॉसिल है वो आपको एज बताते हैं। अर्थ की हिस्ट्री कैसे निकालते हैं हम कि किस एज में क्या हुआ होगा। आप बात करते हो कि लाइफ कब ओरिजिनेट हुई, अर्थ जब बनी दैट वाज इन द मोल्टन स्टेज, फिर उसके बाद कूल हुई, वो कूल होने के बाद क्या हुआ, उसमें जो है सबसे पहले जैसे ओशन और लैंड मास डिस्ट्रीब्यूटर पानी था, पानी के अंदर सबसे पहले लाइफ आई, ये शायद ऑलमोस्ट सभी जानते हैं। उसमें सबसे पहले माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स आए, है ना। तो इस तरह से करते करते फिर धीरे धीरे लाइफ कॉम्प्लेक्स होती गई, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आए, ठीक है। आपको कोई इसमें ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि आपको कोई बहुत मतलब टफ है, ये बेसिक कंसेप्ट है। लाइफ जो ऑरिजिनेट हुई प्लस आज की डेट देखें हम, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई। इवोल्यूशन के साथ साथ में जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया, ज़्यादा एडवांस स्पीशीज आई, तो सिंगल सेलुलर से मल्टी सेलुलर आई। फिर आपका ओशन को छोड़ के लैंड मास पे जो है एनिमल्स या प्लांट्स ग्रो कर, प्लांट्स बाद में आए हैं। सबसे पहले ओशन में सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, फिर आपके धीरे धीरे प्लांट्स हो गए, टेरिडोफाइट्स आ गए, फिर आपके एंजियोस्पर्म्स आ गए, जिम्नोस्पर्म्स आ गए, फिर एंजियोस्पर्म्स, जो आज आप फ्लावरिंग प्लांट्स देखते हैं। तो आप जिस तरीके से बता रहे हैं सर, उससे तो मतलब सब्जेक्ट इवन मुझे लग रहा है कि बाकी एस्पेक्ट से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सब्जेक्ट से घबराने की जरूरत नहीं है। क्या करना, आपको घबराने की जरूरत, मॉर्फोलॉजी पे जाइए। मॉर्फोलॉजी जब भी आप किसी एनिमल्स या प्लांट फॉसिल की देखोगे, वो आपको सिमिलरिटी मिलेगी आज के प्रेजेंट डे के एनिमल्स या प्लांट से। वो थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ाओगे, आप उससे कोरिलेट करोगे, आप डेफिनेटली उसका इंटरप्रिटेशन कर पाओगे। सर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो मेरे माइंड में यहाँ से आ रहा है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने जैसे बताया एकेडमिकली काफ़ी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है माइक्रो पैलेंटोलॉजी और पैलेंटोलॉजी, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं समझ पा रहा हूँ कि काफ़ी मतलब अगर इसको इंटरप्रिटेशन जब हम करते हैं तो काफ़ी चीज़ें हमें पता लगती है। मैं ये जानना चाहूँगा कि सोसाइटी के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है, डायरेक्टली अगर हम देखें तो जो पैलेंटोलॉजिकल स्टडी है वो सोसाइटी के लिए किस तरीके से कंट्रीब्यूट करती है।